नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। दैनिक करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। आज 10 दिसंबर 2025 के कुछ बहुत जरूरी करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। ये हमारी चर्चा का भाग 1 है और इसे खास तौर पे यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ही तैयार किया गया है। आज हम साहित्य, विदेश नीति, रक्षा, पर्यावरण मतलब कई विषयों पर गहराई से बात करेंगे। एक और बात, हो सकता है कुछ विषय दोहराए जा रहे हों जो आपकी तैयारी के लिए एक अच्छा रिवीजन हो सकता है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं साहित्य और इतिहास से। हाल ही में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर काफी चर्चा हुई है और ये हमें सीधे ले जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पास। तो कौन थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और उनका योगदान आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें हम बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, वो सिर्फ एक उपन्यासकार या कवि नहीं थे। वो भारत के महानतम साहित्यकारों में से एक थे। उनका जन्म बंगाल में हुआ था और वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक थे। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत तो कविता से की, लेकिन फिर वो कथा साहित्य मतलब नॉवेल्स की ओर मुड़ गए। जी, और उनका पहला बंगाली रोमांस उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ था। उनके और भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे कपाल कुंडला, मृणालिनी और देवी चौधरानी। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था आनंद मठ, जो 1882 में आया, और ये 18th सेंचुरी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। और इसी उपन्यास में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी था। बिल्कुल, ये देशभक्ति गीत मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। और फिर इसे राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया गया। हाँ, 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। इसी वजह से मतलब आधुनिक बंगाली गद्य और भारतीय राष्ट्रवाद को आकार देने में उनके योगदान के कारण उन्हें बंगाली साहित्य में साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। बहुत खूब। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में 19वीं सदी के मनरो सिद्धांत को फिर से जीवित करने की बात की गई है। तो ये मनरो सिद्धांत आखिर है क्या? मनरो सिद्धांत या मनरो डॉक्ट्रिन 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने दिया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिकी विदेश नीति वक्तव्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिकी महाद्वीपों में यूरोपीय हस्तक्षेप को रोकना। मतलब एक तरह से अमेरिका ने कहा कि यूरोपीय देश अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रहें। अच्छा, तो उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां थीं कि इस सिद्धांत की जरूरत पड़ गई? देखिए, इसका संदर्भ समझना जरूरी है। 1820 के दशक की शुरुआत में कई यूरोपीय शक्तियां अमेरिका में अपना प्रभाव फिर से जमाने की कोशिश कर रही थीं। रूस अलास्का क्षेत्र में विस्तार कर रहा था और अमेरिका को डर था कि स्पेन मध्य और दक्षिण अमेरिका में फिर से अपने उपनिवेश बना सकता है। तो इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिद्धांत 19वीं शताब्दी में अमेरिकी अलगाववाद की आधारशिला था। हालांकि बाद में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल अमेरिकी महाद्वीप में अपनी साम्राज्यवादी भूमिका को सही ठहराने के लिए भी किया। फिर तो 20वीं सदी के 2 विश्व युद्धों ने ही अमेरिका को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति की उसकी नई भूमिका में खींचा। अब पर्यावरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था की बात करते हैं। हाल ही में 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा मतलब UNEA7 केन्या के नैरोबी में आयोजित हो रही है। तो UNEA पर्यावरण पर दुनिया का सर्वोच्च स्तर का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल हैं। ये हर 2 साल में नैरोबी में आयोजित होती है और इसकी स्थापना 2012 में Rio+20 सम्मेलन के बाद हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? ये सभा असल में करती क्या है? इसके मुख्य कामों में वैश्विक पर्यावरण एजेंडा सेट करना, नीतिगत मार्गदर्शन देना और जो नई पर्यावरणीय चुनौतियां आ रही हैं उनका समाधान करना शामिल है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के लिए भी रणनीतिक मार्गदर्शन तय करती है। और इस साल के सत्र का विषय क्या रखा गया है? UNEA7 का विषय है एक लचीले ग्रह के लिए स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना, मतलब एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलिएंट प्लैनेट। चलिए, अब रक्षा क्षेत्र की कुछ ताज़ा खबरों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं INS घड़ियाल से, जिसे हाल ही में श्रीलंका के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तैनात किया गया है।
INS घड़ियाल L-23 भारतीय नौसेना का एक मगर श्रेणी का उभयचर युद्धपोत है। ये भारत में बना हुआ दूसरा सबसे बड़ा लैंडिंग शिप टैंक है। इसे 1997 में कमीशन किया गया था। और इसकी क्षमताएं भी काफी प्रभावशाली हैं, है ना? बिल्कुल। ये 2 हेलीकॉप्टर, 10 विजयंत टैंक और 4 लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट ले जा सकता है। मतलब आपदा राहत के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। सही बात है। रक्षा से जुड़ी एक और खबर C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान के बारे में है। बेंगलुरु में इस विमान के लिए एक नई रक्षा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल मतलब MRO सुविधा स्थापित की जाएगी। C-130J सुपर हर्क्यूलिस एक 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है और भारतीय वायुसेना के पास अभी ऐसे 12 विमान हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उबड़-खाबड़ और कच्ची हवाई पट्टियों से भी ऑपरेट कर सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने, एयर ड्रॉप करने और यहाँ तक कि ब्लैकआउट स्थितियों में लैंडिंग करने में भी सक्षम है। इसकी पेलोड क्षमता 19 टन है। मतलब ये हेलीकॉप्टर से लेकर बख्तरबंद वाहनों तक सब कुछ ले जा सकता है। अब एक दिलचस्प भौगोलिक घटना की बात करते हैं। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग यानी SSW। हाल ही में मौसम विज्ञानियों ने अमेरिका के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट की चेतावनी दी है। ये SSW क्या है? सुनने में तो वार्मिंग लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना। देखिए, ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर के तापमान में तेजी से वृद्धि को दिखाता है, जो ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वॉर्टेक्स को कमजोर कर देता है। पोलर वॉर्टेक्स? जी, ध्रुवों के ऊपर ठंडी हवा का एक बहुत बड़ा बवंडर होता है। जब रॉस्बी तरंगे नाम की बड़ी वायुमंडलीय लहरें इस ध्रुवीय भंवर से टकराती हैं, तो वो उसे कमजोर कर देती हैं। इससे ध्रुवों पर जो ठंडी हवा केंद्रित होती है, वो दक्षिण की ओर मतलब मध्य अक्षांशों की तरफ धकेल दी जाती है। नतीजा, नीचे जमीन पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। अच्छा, भूगोल से ही जुड़ी एक और खबर जापान से है, जहां हाल ही में उत्तरी तट पर एक बड़ा भूकंप आया और सुनामी की लहरें भी दर्ज की गईं। हाँ, जापान की भौगोलिक स्थिति ही उसे इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है। ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भूकंप और सक्रिय ज्वालामुखियों का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसका 80% से ज्यादा भूभाग पहाड़ी है और माउंट फूजी इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, जो खुद एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। अब भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी NMEO। जी, इस मिशन का उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग 69.7 मिलियन टन करना है। ये तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए रणनीति क्या है? इसके लिए एक 2 आयामी दृष्टिकोण है। पहला है NMEO ऑयल पाम, जो पाम तेल की खेती के विस्तार पर केंद्रित है, और दूसरा है NMEO ऑयल सीड्स, जिसका उद्देश्य सरसों, मूंगफली, सोयाबीन जैसी पारंपरिक तिलहन फसलों की उत्पादकता में सुधार करना है। ठीक है। और विज्ञान के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण आयोजन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसका 11वां संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। हाँ, 2015 में शुरू हुआ ये महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने का एक मंच है। इसका एक मिशन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ना भी है, और 2025 के लिए इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। हमारी आज की अंतिम चर्चा स्वास्थ्य से जुड़ी है। हाल ही में उत्तरी आयरलैंड में ब्लू टंग वायरस मतलब BTV के और संदिग्ध मामले सामने आए हैं। ब्लू टंग वायरस एक संक्रामक, गैर संक्रामक, वेक्टर जनित बीमारी है जो जुगाली करने वाले जानवरों जैसे मवेशी, भेड़ और बकरियों को संक्रमित करती है। इनमें भेड़ सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होती है। ये फैलता कैसे है और क्या ये इंसानों के लिए खतरनाक है? ये मुख्य रूप से संक्रमित क्यूलिकॉइड्स मिज मतलब छोटे कीड़े उनके काटने से फैलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं कर सकता है, इसलिए मांस और डेयरी उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित है। और जानवरों में इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षणों में बुखार, होंठ, जीभ और सिर में सूजन और लंगड़ापन शामिल हैं। कभी-कभी जीभ में सूजन और नीलापन आ जाता है, जिसके कारण इसका नाम ब्लू टंग पड़ा। इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, लेकिन टीके उपलब्ध हैं।
तो आज हमने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्यिक योगदान से लेकर मुनरो सिद्धांत के भू राजनीतिक महत्व तक कई विषयों पर नजर डाली है और खाद्य तेलों में भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा को भी समझा। आज की चर्चा से एक विचार ये उभरता है कि कैसे अतीत की नीतियां जैसे मोनरो सिद्धांत और ऐतिहासिक रचनाएं जैसे वंदे मातरम आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दे रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि आज लिए गए कौन से निर्णय और बनाए गए कौन से मिशन भविष्य में इसी तरह का स्थायी प्रभाव डालेंगे। ये वाकई एक गहरा विचार है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। दैनिक करंट अफेयर्स पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को जरूर देखें। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम कल इसके दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।